और तब उन्होंने ये भी कहा था कि अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा है और बाद में जैसे तैसे वो हरियर काका को मना ही लेंगे। ठीक, अब जो महंत जी हैं वो उसमें ये बताया गया काफ़ी लड़ाकू और दबंग क्या होता है, मार कुटाई पर आ जाना, इस तरह के वो आदमी थे। उन्होंने जो भी प्लान किया था, अपनी जो भी योजना बनाई थी उनको अपहरण करने की, वो उसको मतलब कंप्लीट करने के लिए भी, मतलब उस प्लान को सक्सेस करने के लिए उस काम में जुट जाते हैं और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने देते, इवन उनके भाइयों तक को भी पता नहीं लगता है। इस तरह से वो अपना पूरा कार्यवाही करना शुरू कर देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि आधी रात के आसपास की बात है, जो ठाकुर बाड़ी के जो भी साधु संत हैं या उनके फेवर में जितने भी लोग थे, वो सब उनके पास जो भी हथियार होते हैं, जैसे वो गंडासे, बंदूक, भाला, जो भी उनके पास अवेलेबल होता है, वो सब लेकर के वो हरियर काका के दालान में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो दालान में रहते थे ना, आंगन में बैठे रहते थे। और उनके भाइयों को बिल्कुल एक आइडिया मतलब था ही नहीं, भनक तक नहीं लगने दी थी उन्होंने कि वो अचानक से उनके ऊपर हमला जा कर के कर देंगे। उनके भाई जो हैं अभी थोड़ा अलर्ट होते, शायद वो भी अपना घर से कुछ सामान निकालते उन पर हमला करने के लिए, लेकिन इतनी देर में तो वो हरियर काका को लेकर के तुरंत भाग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो घर में कितने लोग हैं, 3-4 लोग होंगे जेंट्स, और इतने सारे लोग को देख करके वो वैसे भी घबरा जाते हैं। और जो ये घटना घटी थी उस गांव के अंदर, ऐसी घटना पहले कभी घटी ही नहीं थी। सब लोग हैरान थे, पूरा गांव जाग जाता है। जो भी हरियर काका के रिश्तेदारों के शुभ चिंतक होते हैं वो सब उनके पास आते हैं, सब जमा हो जाते हैं छतों पर, आंगन में सब इकट्ठे होकर के अब डिस्कस कर रहे हैं। तो वो सब हरियर काका को ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। अब उनको यही लगता है कि ये सारा किया धरा महंत का होगा। ठीक है, तो वो सबसे पहले ठाकुर बाड़ी पहुँचते हैं हरियर काका को ढूंढने के लिए। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर एकदम शांति नज़र आती है, खामोशी होती है, कोई भी चहल पहल नहीं होती है। वहाँ पर एकदम सन्नाटा सुनापन सा दिखाई देता है। और वहाँ का ठाकुर बाड़ी का जो मेन गेट होता है उधर भी लॉक लगा होता है। तो अब वो लोगों को लगता है कि शायद हो सकता है महंत ने ये काम नहीं किया हो, कोई आजू बाजू का कोई डाकू होगा, उसने ये काम किया होगा। तो वो वहाँ से वापस आने लगते हैं। अचानक से उन्हें थोड़ा सा खटका, मतलब कि थोड़ी आवाज़ सुनाई देती है किसी की बात करने की। तो फिर तुरंत उनका ध्यान वापस उस तरफ जाता है। ठीक है, और बीच में क्या इन्होंने मिस कर दी है, उनको ऐसा लगता है कि जो डाकू हैं कहीं उसने मोटी रकम पाने के लिए, जैसे अगवा करते हैं तो सब तो पैसा मांगते हैं ना, क्योंकि बात तो यही चल रही थी, तो शायद इस चक्कर में उन्होंने हरियर काका को अगवा नहीं किया हो। लेकिन जब वो रिटर्न आने लगते हैं और उन्हें आवाज़ सुनाई देती है तो वापस उनका ध्यान ठाकुर बाड़ी की तरफ जाता है। तो सबके कान एकदम से खड़े हो जाते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से ठाकुर बाड़ी का जो गेट फाटक होता है उसको मतलब पीटने लगते हैं, मतलब आवाज़ लगाने लगते हैं, लेकिन कोई दरवाज़ा खुलता नहीं है। इतनी देर में ही ठाकुर बाड़ी की छत से रोड़े यानी कि मोटे मोटे पत्थर, ठीक है, उनके ऊपर बरसने लगते हैं। मतलब वो लोग हमला करना शुरू कर देते हैं ताकि ये लोग बिखर जाएं, क्योंकि गांव वाले भी आए हुए होते हैं, भाई भी आए हुए होते हैं। और इससे पहले कि वो अपने आप को संभालते, उनके भाई और गांव वाले, तो ठाकुर बाड़ी के अंदर से फायरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। अब फायरिंग के अंदर एक बंदा घायल भी हो जाता है। अब उसको घायल और गिरता हुआ देखकर बाकी के गाँव वाले वो थोड़े से डर जाते हैं। ठीक है, और डरने की वजह से सब लोग वापस, उनको अपनी जान की फ़िक्र होती है तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और जब वो भागते हैं तो उनके भाई देखते हैं पीछे, वो केवल 3 भाई खड़े हैं, सारे गांव वाले जा चुके हैं। अब 3 अकेले भाई सबके साथ तो लड़ नहीं सकते थे, तो वो भी वहाँ से चले जाते हैं और डायरेक्ट वो पुलिस के पास जाते हैं कंप्लेन के हिसाब से। और वो लोग इधर क्या हो रहा होता है, जो साधु संत हैं या महंत हैं वो ज़बरदस्ती हरियर काका से एक सिंपल कागज़ या जो भी पेपर्स होते हैं उन पर दस्तखत या फिर अंगूठा लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं ज़बरदस्ती। तब हरियर काका को एकदम से लगता है कि उन्होंने महंत के बारे में ऐसा बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि वो इस तरह का आदमी निकलेगा। वो इतना दुष्ट व्यक्ति है, ज़बरदस्ती मेरे से साइन करा रहा है, इतना मारपीट कर रहा है। वो तो उसके वो कितना ज़्यादा श्रद्धा मतलब पूर्ण मानते थे कि भगवान की बातें कर रहा है, मतलब लोगों को सही रास्ते पर लाने की बात करता था, भी काफ़ी नेक मानते थे उसे। लेकिन बाद में अब
हरियर काका को क्या लगा, इस महंत से तो मेरे भाई ज़्यादा अच्छे हैं, नेक और ईमानदार हैं, जिन्होंने कम से कम मुझे ऐसे मारपीट करके ज़बरदस्ती करके कभी सिग्नेचर तो नहीं करवाने चाहे। तो सब, लेकिन महंत जी फिर भी उसको वहीं बैठकर समझा रहे हैं कि सब मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, जो भी ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है, फिर तुम इतने दिन से कंफ्यूज थे, बेडावाडोल थे कि मैं किधर करूँ किधर नहीं करूँ, तो मैं ये सिग्नेचर करके मतलब कि तुम इधर अगर इन पेपर्स पर अंगूठा लगा लोगे तो तुम्हारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। मैं तो तुम्हारी समस्या को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मतलब इतना करने के बाद वो सब इसी काम में लगे हुए हैं, लेकिन वो मतलब कि नहीं चाह रहे थे हरियर काका उस पर दस्तखत करना, लेकिन इतने लोग जब चाहेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपना काम कंप्लीट कर ही लेंगे। इतनी देर में उनके जो सुबह भाई होते हैं जो पुलिस के पास गए होते हैं, वो तड़के यानी कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह सवेरे वहाँ ठाकुरबाड़ी में पुलिस वालों को लेकर के पहुँच जाते हैं। उनके साथ एक दारोगा होता है, 3 खुद भाई हैं और 8 जवान होते हैं, सिपाही होते हैं, जो जीप से उतरते हैं। वो ठाकुरबाड़ी के फाटक से आवाज़ लगाते हैं। अब वो आवाज़ लगा रहे हैं लेकिन कोई आवाज़ ही नहीं दे रहा अंदर से। वो लोग फिर क्या करते हैं, उनको कोई आवाज़ नहीं आती है तो जितने भी जवान हैं वो ठाकुरबाड़ी को घेरना शुरू कर देते हैं। लेकिन ठाकुरबाड़ी इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वो 8 जवानों से घेरी नहीं जा सकती, लेकिन वो कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा उसको घेर सकें। फिर वो लोग क्योंकि तड़के पहुंच जाते हैं, तड़के यानी कि अर्ली मॉर्निंग, अभी अंधेरा होता है, अभी उनको बराबर दिख नहीं रहा होता है, तो वो वेट करने लगते हैं सुबह होने का। तो उनको ऐसा लग रहा था उनके भाइयों का, अगर वो पुलिस को लेकर पहुंचेंगे और साधु संत को रंगे हाथ पकड़ लेंगे कि उन्होंने हरियर काका को पकड़ रखा है, लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो यहाँ उनको कुछ वही है, सन्नाटा सा दिखाई देता है, कोई आवाज़ नहीं, अब कोई पत्थर भी नहीं बरसा रहा, कोई बंदूकें भी नहीं चला रहा। तो अब बड़े वो परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से वो लोग पुलिस को लेकर आए थे, उन्होंने पैसे भी खर्च किए थे, पुलिस भी ऐसे नहीं चल पड़ते, उनको भी पैसे खिलाने पड़ते हैं। तो बार बार जो पुलिस वाले हैं वो ठाकुरबाड़ी के साधु संतों को आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर करने के लिए गुहार कर रहे हैं, फायरिंग भी कर रहे हैं बाहर से, लेकिन फिर भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। तो तब एक बूढ़ा बंदा, ठीक है, वहाँ पर आता है ठाकुरबाड़ी, और उसकी उम्र लगभग 80 साल की होती है। वो बहुत ही कांपते हुए चल रहा होता है, लाठी के सहारे चल रहा होता है। तो जो पुलिस वाला है, दरोगा जी है, वो उससे पूछते हैं कि आपने हरियर काका को कहीं देखा है, उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन वो सीधा मना कर देता है। और पुलिस वाले फिर वही है, डांट कर धमका कर उनसे पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैंने देखा ही नहीं है। अब पुलिस वालों के पास एक ही चारा होता है कि वो मार पिटाई करके किसी से कुछ उगलवाएं, लेकिन वो उसकी उम्र को देखकर, क्योंकि वो ऑलरेडी 80 साल का बंदा है, बहुत मुश्किल से चल पा रहा है, तो वो उसके साथ ऐसा बिहेव करना ठीक नहीं समझते हैं। अब पुलिस के जो जवान हैं, अब ताला तो खुल चुका है, वो वृद्ध बंदे ने आकर ताला खोल दिया है, ठीक है। अब वो अंदर से ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। उन्होंने सारे कमरों की तलाशी ली, लेकिन उनको हरियर काका कहीं पर भी नज़र नहीं आते हैं। फिर अब हरियर काका के भाई वही चिंता में है, ना तो हरियर काका मिले हैं, ना कोई साधु संत मिला है, पैसा देकर पुलिस वालों को भी लाए हैं, पैसा भी जाएगा, भाई भी नहीं मिलेगा। अगर रंगे हाथ पकड़े जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, उनको जेल वेल हो जाती। लेकिन इतनी देर में क्या होता है, जितने भी खुले कमरों की उन्होंने तलाशी ली, वहाँ पर कुछ नहीं मिला, लेकिन एक कमरा उनको ऐसा मिला होता है जहाँ पर बड़ा सा ताला लटका हुआ होता है। अब वो उस वृद्ध बंदे से पूछा जाता है कि आपके पास इसकी चाबी है, तो वो बोलता है चाबी तो नहीं है, लेकिन अंदर रखा क्या है, बोलता है कि अंदर अनाज वगैरह रखा हुआ है। तो जब उनसे यहाँ चैप्टर के अंदर आपको कुंजी वर्ड दिया हुआ है, कुंजी यानी कि चाबी को कहा जाता है, ठीक, तो उनके पास नहीं होती है, तो वो कुछ नहीं करते हैं, वो ताला, पुलिस वाले ताला तोड़ देते हैं, मतलब कोशिश कर रहे होते हैं तोड़ने की, अभी सोच ही रहे होते हैं, अभी तोड़ा भी नहीं है, तो अंदर से एक धक्के की आवाज़ आती है, मतलब किसी ने दरवाजे को पीटा हो अंदर से। तो अब वो श्योर हो जाते हैं, सावधान से हो जाते हैं, और वो ताला तोड़कर कमरे के अंदर चले जाते हैं। और अंदर जब वो हरियर काका को जिस स्थिति में देखते हैं, वो बहुत बुरी हालत में होते हैं,
चैप्टर के अंदर भी दिया गया है। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है, पैर बंधे हुए हैं, बहुत बुरी हालत होती है। मतलब उनके मुंह में भी कपड़ा ठूसा गया है ताकि वो कुछ बोल ना पाएँ, आवाज़ भी नहीं कर पाएँ। और ज़मीन से लुढ़कते हुए वो जैसे तैसे दरवाजे तक पहुंचते हैं और अपने पाँव से दरवाजे को पीटते हैं ताकि कोई उनकी आवाज़ सुन सके। जब हरियर काका को मतलब रस्सी से छुड़ाया जाता है, बंधन मुक्त किया जाता है, उनके मुंह से कपड़े निकाले जाते हैं, तब वो ठाकुर बाड़ी के जो भी महंत साधु संत हैं उनकी सारी की सारी करतूतों के बारे में, यानी कि जो उन्होंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, इस सब के बारे में उन्हें पूरी तरह से बताते हैं और बताते हैं कि वो किस तरह से एक गुप्त दरवाजे से यहाँ से भाग गए हैं और उन्होंने ज़बरदस्ती अंगूठे के निशान भी उनसे ले लिए हैं। बच्चे, हरियर काका ने अपना पूरा बयान पुलिस वाले को लिखा दिया है और उनके मन में अब साधु संत और महंत के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो गई थी। उन्होंने जो उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था और उन्होंने ये बोला कि अपने जीवन में उन्होंने अपने किसी भी दूसरे बंदे के खिलाफ इतना बुरा आज तक नहीं कहा था जितना अब वो महंत के लिए कह रहा था और सोच रहा था। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अब वो वापस से अपने भाइयों के साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब वो घर के दालान में नहीं बैठते हैं, दालान यानी कि आंगन में, जैसे कि वो चारपाई लगा के अब उनको एक कमरे में बिठाया जाता है ताकि पहले भी वो दालान में ही थे ना, अचानक से लोग आते हैं और उनको उठा करके ले जाते हैं हरियर महंत लोग, तो अब उनको कमरे में रखते हैं और उनके भाई इस तरह से रखते हैं जैसे कि कोई चीज़ है जिसे संभाल कर रखना है। अब इतनी देखभाल की जाती है उनके ऊपर। उनके जो भी रिश्तेदार हैं, जो अच्छे अच्छे सुरमा है, सुरमा यानी कि ताकतवर बंदे, अब उनके बॉडीगार्ड बन जाते हैं। ठीक है, अब 24 घंटे हरियर काका के ऊपर पहरा दिया जाता है। ठीक, अगर कोई मतलब कि किसी भी रीज़न से अगर हरियर काका को गांव में निकलना है कोई भी रीज़न से, तो फिर उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी 4-5 की संख्या में उनके साथ साथ चलते हैं, वो भी बंदूक लेकर, कहीं इनके ऊपर दोबारा कोई हमला ना हो जाए। ठीक है, इन्हें मतलब कि अगवा ना किया जाए। और रात में तो ऐसा होता है, भाइयों ने ड्यूटी बांध ली है, इतने घंटे वो सोएगा और इतने घंटे वो जागेगा, मतलब कि रात की भी उन्होंने ड्यूटी देनी शुरू कर दी है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ठाकुर बाड़ी का भी जो सीन है, दृश्य है, वो एकदम चेंज हो गया है, पहले जैसी बात नहीं रही थी। वहाँ पर भी उन्होंने कुछ खूंखार ऐसे बॉडीगार्ड्स रख लिए हैं। ठीक है, उनको देखकर भी डर लगता था। अब बच्चों ने तो ठाकुर बाड़ी जाना ही बंद कर दिया क्योंकि वो डरावने बंदे से देखते थे, जाते ही नहीं थे। और अब जो गाँव भी था वो भी 2 भागों में बढ़ चुका है क्योंकि सबको पता लग गया है महंत के बारे में भी, पूरे गाँव वालों को। अब नई मतलब ये जो उनके गांव में नई घटना शुरू हुई थी, अब हर बंदा अपनी अपने कमेंट मतलब कि अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था, विचार प्रकट कर रहा था। क्योंकि और दूसरी तरफ अब हरियर काका जो हैं पहले कितने भोले थे, दूसरों की बात में आ जाते थे, अब वो वैसे नहीं रहे थे। उनके साथ जब ये हुआ अब वो बहुत ज़्यादा चतुर और ज्ञानी भी हो गए थे और वो अब क्या महसूस कर रहे थे कि अचानक से जो इनका इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन किया जा रहा है, इनकी सुरक्षा की जा रही है, या इतना ज़्यादा उन्हें जो मान सम्मान दिया जा रहा है, उसका रीज़न क्या है। वो सिर्फ ये नहीं है कि वो उनके भाई हैं इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, उनको सब पता लग गया था कि अभी सिर्फ जायदाद के चक्कर में हो रहा है ना, प्रॉपर्टी के चक्कर में हो रहा है। अब इस गांव के अंदर वो कह रहा है कि जिसके पास जायदाद नहीं होती है कोई किसी को पूछने वाला भी नहीं है। और ठाकुर जी के नाम के ऊपर जो साधु संत जो हैं वो भी क्या कर रहे हैं, वो केवल अपना पेट पालने के लिए ये सब काम करते हैं, दूसरों के साथ जो भी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, उसका रीज़न भी यही है। अब उनको सब समझ में आ गया था कि जितने भी साधु संत हैं कितने कुकर्मी हैं। कुकर्मी यानी कि जो बहुत बुरे कर्म करते हैं और उनके जो इतने गंदे इरादे थे हरियर काका के प्रति, मतलब उन्होंने इसका जो मीडियम जो था वो किसको बनाया, ठाकुर बाड़ी को बनाया, उसके माध्यम से वो ये सब कर रहे थे। अब उन्होंने ये तय कर लिया था कि मैं अपने जीते जी एक फूटी कौड़ी किसी को भी नहीं दूंगा, ना भाइयों को ना किसी और को। क्योंकि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो वो मुझे क्या करेंगे, दूध में मक्खी की तरह निकाल करके बाहर
फेंक देंगे, ठीक है। और बुढ़ापे तक तो मतलब कि रोटी के लिए मैं कोई मुझे पूछेगा नहीं, और मेरा जो बुढ़ापा है कितना बुरा बीतेगा ये मैं ही जानता हूँ। ऐसा हरियर काका को समझ में ये सारी कहानी आ गई थी। फिर वो कह रहे हैं, दूसरी तरफ हरियर काका के दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन उनके घर का जो वातावरण है वो कुछ और ही चल रहा था। वो भी डिस्कशन कुछ ना कुछ तो कर रहे हो ना अंदर ही अंदर। और उन सब के जो भाई हैं या रिश्तेदार हैं वो अंदर ही अंदर ये प्लानिंग कर रहे थे, या हरियर काका को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप जीते जी अपनी जायदाद जो है अपने भाइयों या भतीजों के नाम कर जाए, नहीं तो महंत जो है वो आपके पीछे पड़ा रहेगा, कुछ भी कर सकता है। मतलब एक ही मात्र जो भी है रास्ता यही है, आप उनके नाम कर दें, क्योंकि उन्होंने भी आपसे ज़बरदस्ती तो साइन ले ही लिए है ना। तो वो कल को अभी पेशी होगी कोर्ट में, आप एक और कर दे तो वो बोला कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब हरियर काका के घर में दिन रात मतलब सुबह शाम केवल एक ही बात की चर्चा होती रहती थी, और हरियर काका सीधा ना कर देते थे। वो कुछ बोलते ही नहीं थे, वो बोलते थे नहीं मतलब नहीं, ठीक है। फिर मेरे मरने के बाद जो भी मेरी जायदाद है ऑटोमेटिक तुम्हारे नाम हो जाएगी, उसके लिए पेपर्स की ज़रूरत ही नहीं है। और जो महंत ने मेरे से ज़बरदस्ती सिग्नेचर और अंगूठा लगवा लिया है वो तो वैसे भी केस चल ही रहा है, हम जीत ही जाएंगे, उसके लिए तुम चिंता मत करो। अब जो भाई हैं वो समझाते समझाते थक चुके थे, अब उनके भी पेशेंस ख़त्म हो रहे थे। अब उन्हें ऐसे लग रहा, उन्होंने उनको डांट कर पहले तो प्यार से समझाया, फिर डांटा, फटकारा, बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने केवल एक ही चीज़ बोली हुई थी कि हम नहीं करूँगा। फिर एक दिन उनके भाइयों ने भी एक रात को वही रूप धारण कर लिया जो महंत ने किया था। कैसा रूप? उनके साथ उनके साथ गुंडे वाला, मतलब कि उनको अच्छे से वही पकड़ लिया गया, और जब वो चीखते चिल्लाते तो मुंह में कपड़ा बांध दिया गया, ठीक है। अब वो उसको सीधा बोल रहे थे कि तुम सीधे सीधे कागजात पर अपने अंगूठे के निशान लगा दो, वरना हम तुमको यहीं मारकर घर में गाड़ देंगे, मतलब यहीं घर में दफना देंगे, गांव वालों को खबर तक नहीं होगी, ठीक है। अब वो भी इस हद तक आ गए थे। अब वो कह रहे हैं कि हरियर काका के साथ ये घटना पहली बार होती तो शायद वो डरते, लेकिन अब उनके साथ सेकंड टाइम ऐसा हो रहा था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आएगा आपका, उसमें ये दिया जाएगा कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। एक लाइन है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जब इंसान अज्ञान होता है ना, कि उसको पता ही नहीं है, हरियर काका को पता था एक ना एक दिन तो मैंने मरना ही है, ठीक। और पहले उन्होंने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, अब ये ऐसा कर रहे हैं, अगर मेरी मौत आनी है तो आ जाएगी, लेकिन मैं भी अपनी बात का पक्का हूँ, मुझे साइन जो है वो अंगूठे के निशान नहीं करने, मतलब नहीं करने, तुमको जो करना है कर लो। अब उनको इस चीज़ का पता लग चुका था, तो वो कह रहे हैं कि मेरे को एक ही बार मार दो, वो ज़्यादा अच्छा है, ऐसे तिल तिल कर मर रहा हूँ मैं भी, पहले उन्होंने किया तुम कर रहे हो। तो फिर उनको एक बात और याद आती है कि गांव की ही एक लेडी थी, विधवा थी, रमेसर की विधवा, याद रखिएगा नाम। उन्होंने भी अपनी ज़मीन जो थी अपने जीते जी अपने रिश्तेदारों के नाम की थी, पता नहीं अपने, हाँ मतलब कि वही रिश्तेदारों या भाइयों के नाम उन्होंने अपने ज़मीन कर दी थी। और बाद में उनके साथ क्या हुआ था, पहले तो उनका खूब आदर सम्मान करते थे स्टार्टिंग में तो, लेकिन बाद में उनको 2 जून का खाना देने, यानी कि 2 टाइम का खाना भी ढंग से परोसा तक नहीं जाता था। लास्ट में तो उनकी बहुत बुरी गति हुई थी, मतलब लोग देख कर भी सिहर जाते थे, यानी कि डर जाते थे, मुहावरा है कि। और हरियर काका को लग रहा था कि रमेसर की विधवा ने अगर ज़मीन उनके नाम नहीं की होती तो लास्ट में उनका बुरा इतना नहीं होता, ठीक है। लास्ट तक वो उनको पूछते, क्योंकि ज़मीन जब तक उनके पास होती। तो सेम चीज़ हरियर काका को अचानक से जब ये बात याद आई, वो एकदम गुस्से में खड़े हो जाते हैं, ज़ोर से चिल्लाते हैं कि मैं अकेला हूँ और तुम इतने सारे हो, तभी तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो। कहता है कि मैं मर जाऊँगा लेकिन जीते जी एक ज़मीन का एक धूल ज़मीन भी, यानी कि छोटा सा टुकड़ा भी मैं तुम्हारे नाम लिखकर नहीं जाऊँगा। ठाकुर तुम भी ठाकुर बाड़ी के जो महंत या पुजारी थे ना, तुम उनसे कम नहीं हो, तुम भी सेम वैसे ही हो। फिर उधर से उसके भाई बोलते हैं देखते हैं कैसे नहीं लिखते, लिखना तो तुम्हें पड़ेगा, भले हंस के लिखो भले रो के लिखो।
अब हरियर काका और उनके भाइयों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है, मार कुटाई। तो अब हरियर काका को लगता है कि बस जैसे तैसे वो घर से निकलकर बाहर चले जाएं, लेकिन वो उनको मजबूती से पकड़ लेते हैं। ठीक है, इससे पहले कि वो प्रहार करते, बुजुर्ग हैं, अकेले हैं, बाकी के 3 हैं, तो उनके साथ लड़ तो वैसे भी नहीं सकते थे, वो सिर्फ चिल्ला सकते थे। उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया, ठीक चिल्लाया तो कुछ लोगों ने उनकी आवाज़ सुनी। इतनी देर में उन्होंने उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, लेकिन जो आवाज़ वो निकल चुकी थी उनके मुख से, तो वो गांव में पहुंच गई। और गांव में जैसे ही पहुंची तो आस पड़ोस के लोग दालान में इकट्ठा होना शुरू हो गए। और ये जो आवाज़ थी ठाकुर बाड़ी के एक किसी संत या पुजारी ने भी सुन ली। वो तुरंत महंत के पास पहुंच जाता है और पूरी घटना को बताता है कि ऐसे ऐसे वहाँ हो रहा है। महंत को भी मौका मिल जाता है। अब महंत क्या करता है, वो भी पुलिस को लेकर के वहाँ उसके पहुंच जाता है हरियर काका के घर पर। वो बिल्कुल नहीं रुकता है, वो पुलिस के साथ आ धमकता है। अब पुलिस के आने के बाद वो पर्सनल मैटर नहीं रह जाता है ना, पूरा गांव जो इकट्ठा हो गया है, घर की तलाशी लेते हैं। हरियर काका भी सेम उसी हालत में मिलते हैं जैसा कि वो ठाकुर बाड़ी में मिले थे। ठीक, अब जब उनको भी बंधन से छुड़ाया जाता है और पुलिस की जैसे ही सुरक्षा उनको पता लगती है, तो हरियर काका फिर अपने भाइयों के बारे में बताते हैं, उन्होंने कितना जुल्म उनके ऊपर किया, मारा पीटा, अत्याचार किया और मेरे से ज़बरदस्ती अंगूठे के निशान भी ले लिए हैं। और उन्होंने भी कोई बुरी गति नहीं छोड़ी है, मुझे बहुत बुरा व्यवहार मेरे साथ किया है। अगर पुलिस नहीं आती तो शायद ये मुझे जान से भी मार देते, ऐसा हरियर काका बयान देते हैं। अब हरियर काका के पीठ पर, माथे पर, हाथों पर, पाँव पर काफ़ी सारे जख्म दिखाई देते हैं, उभरे हुए होते हैं और वो खुद थोड़े से घबराए हुए भी लग रहे होते हैं। तो अचानक से वो इतनी सब बातें बोलते हैं और फिर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जब उनके ऊपर छींटे मारकर उन्हें जगाया जाता है और होश में लाया जाता है, लेकिन उनके जो भाई और भतीजे हैं वो तो चंपत हो जाते हैं, भाग जाते हैं। 2-4 जो रिश्तेदार होते हैं, जो पुलिस उनको पकड़ती है, वो भी फरार हो जाते हैं। ठीक है, अब हरियर काका के साथ जो सबसे लास्ट घटना घटी थी वो ये वाली थी, जो उनके भाइयों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया। ठीक, अब वो कह रहे हैं अब हरियर काका सबसे अलग रहते हैं, अपने परिवार से एकदम अलग रहते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी एक पुलिस 4 पुलिस जो कर्मी हैं वो भी उनको दिए गए हैं, प्रोवाइड कराए गए हैं पुलिस की तरफ से। और ये सब किसने करवाया है? महंत और उनके भाइयों ने ये अरेंजमेंट कराया है, क्योंकि भाइयों को लगता है महंत ना हड़प ले, महंत को लगता है भाई ना हड़प ले, तो दोनों ही पुलिस के चक्कर काट के इस प्रोटेक्शन है पुलिस की, ये उन दोनों ने ही मिलकर हरियर काका को मुहैया कराई थी। समझ में आया? अब वो कह रहे हैं हरियर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब मतलब कि उन्होंने मांग खुद की थी हरियर काका ने, लेकिन पर्दे के पीछे से, यानी कि बैकग्राउंड में उन दोनों भाइयों का और महंत का ही हाथ था। उन्होंने ज़्यादा जोर पुलिस पर डाला और उनको ये सब प्रोटेक्शन दिलवाया था। ठीक है, अब जो उसके लिए उन्होंने पैसे भी खर्च किए हैं, भाइयों ने भी महंत ने भी, दोनों ने पैसे भी खर्च किए हैं। अब 4 जवान हरियर काका की देख रेख में लगे हुए हैं। अब लेखक कहता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हरियर काका जो है वो पुलिस की प्रोटेक्शन में तो हैं, सुरक्षा में तो हैं, लेकिन असल में जो सुरक्षा है ठाकुर बाड़ी के महंत और उनके भाई उनको दे रहे हैं, उनकी तरफ से दी गई है। क्योंकि रीज़न यही था, दोनों यही चाहते थे कि दोनों ज़बरदस्ती ज़मीन हड़प ना लें। ठीक है, साथ ही वो अपना सद्भाव, यानी कि अब वो अपना बिहेवियर भी थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे थे हरियर काका के प्रति, उनसे प्रेम से बात करना, कि शायद उनका मन बदल जाए हमारे प्रति, जो हमने व्यवहार किया है शायद वो हमारे लिए थोड़ा अच्छा सोचें। मतलब कि वो ऐसा काम कर रहे थे, महंत भी और उनके भाई भी। अब यहाँ पर एक नया कैरेक्टर आता है, गांव का जो नेता होता है। ठीक है, यस, सरपंच है नहीं है पता नहीं है, गांव का एक नेताजी है जो ना तो कोई नौकरी करता है, ना खेती करता है, ना उसकी कोई गृहस्थी है। ठीक है, फिर और 12 महीने वो केवल मौज एंजॉय करता है, लेकिन एक राजनीति की जादुई छड़ी, क्योंकि वो पॉलिटिक्स के अंदर है तो वो घुमाने की कोशिश करता है, वो उसके पास है। अब उसका ध्यान हरियर काका पे जाता है। अब उसके पास जाता है
कुछ गांव के कुछ मेन जो बड़े बड़े बंदे हैं उनको लेकर के हरियर काका के पास पहुंच जाता है और उनके सामने एक प्रस्ताव रखता है कि हम आपकी ज़मीन के ऊपर हरिहर उच्च विद्यालय खुलवाना चाहते हैं। समझ में आया? अब वो चाहते हैं कि ज़मीन दे दे ताकि उसके ऊपर एक विद्यालय खुलवाएं। वो कह रहे हैं कि आपका जो नाम है वो अमर हो जाएगा, आपके नाम से हम स्कूल एक खुलवाएंगे। गांव में स्कूल भी नहीं है, बच्चे पढ़ेंगे, मतलब लोग आपको पता नहीं कब तक, सदियों तक याद रखेंगे। लेकिन हरियर काका अब एकदम पक्के हो चुके थे, उनके ऊपर कोई रंग चढ़ने वाला नहीं था। उन्होंने सीधा उनको ना बोल दिया, इनकार कर दिया और वो जो नेताजी है वो खाली हाथ ही लौट आए। अब इन दिनों वो कह रहे हैं कि चर्चाओं का जो पूरे गांव में एक ही चर्चा का केंद्र बना हुआ है हरियर काका, हर कोई उन्हीं की बात करता है। हालांकि गांव में दूसरी भी घटनाएं होती रहती हैं छोटी मोटी, लेकिन उन पर ध्यान किसी का नहीं जाता। जिसके मुंह पर देखो हरियर काका की बातचीत चालू है, ठीक है। मतलब हर कोई अपने अपने प्रेडिक्शन दे रहा है। कोई सोच रहा है पता नहीं क्या होगा, राम जाने क्या होगा, पता नहीं इनका अंत कैसा होगा। अगर ये मतलब कि इन्होंने अपना बयान तो दर्ज करा दिया है भी, अगर दोनों लोगों में से किसी को भी ज़मीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं तो दोनों ने ही ज़बरदस्ती अंगूठे के निशान ले लिए हैं और अब उनकी जायदाद का एक्चुअल में हकदार होगा कौन? क्योंकि दोनों ने ही ज़बरदस्ती किए हैं, तो होगा क्या? सब लोग ऐसे सोच रहे हैं। अब लोगों के बीच में कभी कभी तो बहस भी छिड़ जाती है। जो जितना कानून जानता है, यानी कि लॉ के बारे में जितना समझता है, अब कभी कभी क्या होता है, किसी इंसान को पता, जितना भी पता होता है ना, जितना भी किसी को नॉलेज होती है, ठीक है, उससे कहीं बढ़ा चढ़ाकर बातें करता है ना, अपना ज्ञान ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है। तो लेकिन पूरे गांव में बस यही बातें होती रहती हैं कि किसको क्या मिलेगा, इसको मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, भाइयों को मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, भी ठाकुरबाड़ी को मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन अब घूमना क्या था, ये जो भी बातें होती थी, कोई भी बंदा अगर एक बात बोलता ना तो वो पूरे गांव में ऐसे एकदम खबर फैल जाती थी बिजली की तरह, और भले वो खबर सच्ची है झूठी है, फैलती एकदम फटाफट से थी। अब नेचुरल सी बात है, मैंने अगर कोई बात बोली, मैं आपको बोलूँगी तो किसी और को बोलेगा, सेम बात नहीं पहुँचेगी, उसमें नमक मिर्च और लग जाएगा। बात कुछ होती है और कहाँ से कहाँ पहुँच जाती थी। अब वो कह रहे हैं कि एक खबर ऐसी आती है कि महंत जी और हरियर काका इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि जब हमने उनके अंगूठे के निशान लिए थे ना, काश हमने इनको तभी ख़त्म कर दिया होता, तो ये किस्सा ही नहीं होता, इतनी बात बढ़ती नहीं। दूसरी खबर क्या आती है, हरियर काका अगर मरेंगे तो उनको आग देने वाला ठाकुर, आग देने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संतों और भाइयों में उस समय बहुत झगड़ा हो रहा होगा और पता नहीं क्या होगा, कितनी खून की नदियाँ बहेंगी, पता नहीं गाँव में और कितनों को बलि देनी पड़ेगी। फिर तीसरी खबर आती है कि काका की मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए भाई तो अभी से ही तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने शायद किसी मशहूर डाकू भुट्टन सिंह को उन्होंने उन्होंने उसको बुक भी करा ली है, मतलब एक होता है ना, सुपारी भी दे दी है। और उन्होंने क्या कहा है, उनसे डील क्या की है कि हरियर काका के नाम जो 15 बीघे ज़मीन है, 5 बीघे वो उस डाकू को दे देंगे और 10 बीघे खुद रख लेंगे। भी उसने, क्योंकि भुट्टन सिंह ने पहले भी ऐसे 2-3 केस सॉल्व किए हुए हैं, मतलब, और उसकी तो पूरे गांव में, पूरे इलाके में तूती बोलती है। तूती बोलने का मतलब है उसका बहुत नाम है, ठीक है। तो चौथी खबर क्या आती है कि महंत जी ने इस चीज़ के लिए निर्णय ले लिया है कि हरियर काका की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से वो काफ़ी साधुओं को, बाबाओं को बुलाएंगे, ठीक है, मतलब एक होता है ना कि आंदोलन टाइप सा करेंगे, मतलब इस तरह की अलग अलग कहानियाँ वहाँ पर पैदा होती हैं। फिर है बच्चे इतनी सारी बातें हो रही हैं, काफ़ी रहस्य और भयावनी, एक तरह से भयानक बातें ही हैं। उनके मरने की वेट हो रही है हरियर काका के, मतलब दिन प्रतिदिन वहाँ का जो गांव का माहौल है वो बहुत ज़्यादा बद से बदतर होता जा रहा था। और सबके मतलब मन में कहीं ना कहीं ये बात भी थी, पता नहीं हरियर काका कौन सा अमृत पीकर आए हैं। भी अभी तक भी इधर वालों ने भी कोशिश की, उधर वालों ने भी, फिर भी मरना तो एक दिन है ही है, कि दे दो कि नक्की क्यों नहीं करते हैं। तो
मतलब ऐसा ना हो कि कहीं पूरा गांव ही इनके झगड़ों के चक्कर में चपेट में आ जाए, मतलब लोगों की बलि नहीं चढ़ानी पड़ जाए, दूसरे लोग बीच में ना फंस जाए फालतू में। फिर वो कह रहे हैं कि पता नहीं उस वक्त क्या होगा जब पूरा गांव के साथ ये भयानक घटना होगी। ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं लग रही है, ये तो पूरा बहुत लंबी लड़ाई लग रही है, पूरा गांव की चपेट में आ सकता है। लोगों के अंदर भय भी है, कहीं ना कहीं डर भी है, और वो इंतज़ार भी कर रहे हैं भी फटाफट ये मामला फटाफट सुलट सा जाए, जो भी है ख़त्म हो। फिर वो कह रहे हैं कि लेकिन जो हरियर काका हैं उनकी हालत कैसी है। अब हम एकदम स्टार्टिंग में आएंगे, जहाँ से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। वो बिल्कुल मौन है, चुप के उन्होंने शादी हुई है। कौन उनके बारे में क्या कह रहा है, उनके भाइयों के बारे में क्या कह रहा है, महंत के बारे में क्या कह रहा है, वो किसी को रिप्लाई तक नहीं देते हैं, बोलते नहीं हैं। वो गूंगेपन का शिकार हो गए थे। वो कह रहे हैं अब क्या हो रहा है, मतलब कि वो बस जो भी थोड़े बहुत उनके दिन बचे हैं बस वो उन्हें काट रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने एक नौकर भी रख लिया है और वही उनको खाना बनाकर खिलाता है। और उनके हिस्से की जो भी ज़मीन है, उससे जो भी फसल पैदा होती है, वही अब इनकम सोर्स है ना। तो अभी चाहते तो वो मौज की ज़िंदगी जी सकते थे ना, अच्छी पैसे आते हैं, लेकिन अब हो क्या रहा है, अब तो वो कुछ बोलते ही नहीं हैं, चुपचाप हैं। उनसे कोई भी बात पूछो वो जवाब तक नहीं देते हैं। बस वो क्या करते हैं, सारा दिन अपनी खुली आंखों से आकाश में निहारते रहते हैं। एक तरह से वो डिप्रेशन में चले गए हैं, यही कह सकते हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। अब गांव के लोग उनके बारे में कुछ मर्जी कहें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास ना कहने के लिए कुछ है, ना ही सुनाने के लिए कुछ रह गया है। अब लास्ट में देखिए क्या है, जो पुलिस के 4 जवान उन्हें दिए गए हैं सुरक्षा के लिए, वो हरियर काका के खर्चे पर ही ऐश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हरियर काका अब जब उनके घर पर रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, वो भी वहीं पर खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे। मतलब कि इसमें लास्ट लाइन ये हुई है कि जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाला करे विलास। विलास का मतलब होता है मौज मस्ती करना, ऐश करना। तो जिसका पैसा है वो तो अब बुढ़ापे में वो कोई पकवान तो खा नहीं सकते, उन्हें तो सिंपल खाना ही खाना है, ठीक है, उपवास की तरह फ्रूट खाना है। और जो उनके ऊपर जो खाने वाले जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे उनके पैसे पर ऐश कर रहे हैं। अब तक उन्होंने जो नहीं खाया था, इन्होंने उन सिपाहियों ने या नौकर ने, उन्होंने आज तक जो कुछ नहीं खाया था वो सब 2 जून का भोग लगा रहे हैं, यानी कि वो उन्हीं के पैसों पर यहीं पर बैठ कर के अब ऐश कर रहे हैं। तो कुल मिला के एंड हुआ क्या है, बहुत बुरा हुआ। आपको इस चैप्टर से बच्चे एटलीस्ट इतना तो सीख मिला होगा कि बुढ़ापे में आकर के अगर कोई अपना नहीं होता है तो उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। नोटिस किया? हाँ बच्चे, ये भी आपका सेकंड पार्ट था हरियर काका का, फिनिश हो गया है। कोई भी डाउट्स होता है क्लास में अब डिस्कस कर ही लेंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। क्लियर है? गुड बाय, टेक केयर।